हेलो स्टूडेंट, आज 29 अक्टूबर 2020 को हमारा सब्जेक्ट है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। ठीक है, इसमें हमारा चैप्टर नंबर है डिबेंचर्स। आज हमारा डिबेंचर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बेटा, कल तक जो अपने क्लासेस लगाई थी उसमें हमने बताया था डिबेंचर्स के रिडम्पशन के सोर्सेस। तो हमारा लास्ट सोर्स है रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो देखो रिडम्पशन आउट ऑफ प्रोविजंस। अब क्योंकि रिडम्पशंस का फर्स्ट हमारा टाइप था, सोर्स था रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट, रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल एंड रिडम्पशन बाय कन्वर्जन। ठीक है, और लास्ट हमारा है रिडम्पशन आउट ऑफ प्रोविजंस। तो इसके लिए ये मेथड सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि इस मेथड में डिबेंचर के रिडम्पशन के लिए पहले से ही जो प्रोविजंस हैं वो बना के रख लिए जाते हैं। ठीक है, कोई फंड जैसे सिंकिंग फंड हो गया या इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड है। ठीक है, ये मेथड बहुत यूज़ होते हैं, क्योंकि ये कंपनी के लिए एक प्रूडेंशियल डिसीजन होता है कि भाई आप पहले ही प्रोविजन बना के रख लो। जिस साल डिबेंचर्स को इश्यू करें उसी साल से एक प्रोविजन बना के रख लो और उसके लिए प्रॉफिट में से पर ईयर एक अमाउंट सेट करके रख लो। ठीक है, जिससे कि बाद में डिबेंचर के रिडम्पशन के टाइम पे कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इट इज़ ऑलवेज अ वाइज पॉलिसी फॉर कंपनी टू मेक अरेंजमेंट्स इन एडवांस टू रीपे द नॉन लाइबिलिटी फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, क्योंकि ये जो डिबेंचर की लाइबिलिटी है ये नॉन लाइबिलिटी होती है और जो प्रोविजन बनाए जाते हैं वो नॉन लाइबिलिटी के लिए ही बनाए जाते हैं। तो वो कहता है कि अगर कोई कंपनी अपने डिबेंचर के रिडम्पशन के लिए, ठीक है, एडवांस में ही कुछ अरेंजमेंट करके रखती है, तो एक उस कंपनी के लिए बहुत वाइज पॉलिसी होगी, प्रूडेंशियल मेथड होगा इसका ये। तो दिस कैन बी डन बाय मेकिंग प्रोविजन, अदरवाइज इट विल बी डिफिकल्ट फॉर द कंपनी टू अरेंज लमसम टू रीपे डेट्स। तो ये जो अरेंजमेंट है ये प्रोविजंस बना के होगा। अगर प्रोविजन नहीं बनाए जाएंगे तो जब इस डेट को रीपेमेंट करने का टाइम आएगा तो उस टाइम पे कंपनी को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी, क्योंकि इमिडिएटली इतना सारा अमाउंट कंपनी कहीं से भी अरेंज नहीं कर पाएगी। तो दिस इज़ पॉसिबल बाय अडॉप्टिंग ईदर द सिंकिंग फंड मेथड और इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड। ठीक है, तो ये जो प्रोविजन वाला जो अरेंजमेंट है, या तो हम सिंकिंग फंड मेथड यूज़ करके या इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड यूज़ करके जो है रिडम्पशन आउट ऑफ प्रोविजन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो बेटा, हम पहला मेथड के बारे में बात कर रहे हैं, सिंकिंग फंड फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो सिंकिंग फंड, इसके नाम से पता लग रहा है सिंकिंग फंड है ये। ठीक है, ये जो सिंकिंग फंड होता है ये डिबेंचर्स के रिडम्पशन के लिए बनाया जाता है। कंपनी क्या करती है कि हर साल अपने प्रॉफिट में से एक अमाउंट अलग से निकाल के सिंकिंग फंड में ट्रांसफ़र करती रहती है और उस पैसे को इन्वेस्ट कर देती है किसी मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ में, जिससे कि वो सिक्योरिटीज़ रिडम्पशन के टाइम पर उनको सेल करके उस पैसे से हम इन डिबेंचर्स की लायबिलिटी को डिस्चार्ज कर सकें। तो डिबेंचर्स आर टू बी पेड ऑन अ स्पेसिफाइड डेट। इट इज़ डिजायरेबल टू मेक some arrangements for their redemption, otherwise it will be very difficult for the company to pay the lump sum at the time when the redemption is due. So the best method is create sinking fund for this method. तो डिबेंचर के रिडम्पशन के लिए सबसे बेस्ट मेथड ही यही होता है कि आप सिंकिंग फंड क्रिएट करके रखो। दिस मेथड रिजेंबल्स विद दैट ऑफ डेप्रिसिएशन फंड मेथड। देखो, हमने +1 में भी किया था और फर्स्ट सेम में भी डेप्रिसिएशन चैप्टर किया था। उसमें क्या होता है कि जिस साल कोई एसेट खरीदी जाती है तो हमको पता है कि भी इस एसेट की वर्किंग लाइफ ये होगी। ठीक है, तो जितनी उसकी वर्किंग लाइफ है वो वर्किंग लाइफ कंप्लीट होते ही वो जो एसेट है उसको हमको डिस्चार्ज करना पड़ेगा, क्योंकि वो इस पोजीशन में नहीं रहेगी कि प्रोडक्शन कर सके या हमारे काम आ सके। तो क्या किया जाता है कि हर साल डेप्रिसिएशन के नाम से, ठीक है, एक अमाउंट प्रॉफिट में से अलग से निकाल के रख लेते हैं और डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट में उसको ट्रांसफर कर देते हैं। वही मेथड सेम सिंकिंग फंड मेथड से मिलता जुलता है। तो सिंकिंग फंड इज क्रिएटेड आउट ऑफ सरप्लस, यानी कि जो हमारे रेवेन्यू रिजर्व्स हैं, जो हमारे जनरल रिजर्व्स हैं, जिसको कि हम रिटेन प्रॉफिट कहते हैं, उसमें से ये बनाया जाता है एंड इन्वेस्टेड इन
readily realizable securities with the purpose of providing a definite amount of money needed for redemption of debenture at a particular date। तो जो सिंकिंग फंड बनाया जाता है सरप्लस में से, सरप्लस यानी कि हमारे प्रॉफिट एंड लॉस या जनरल रिजर्व से एक अमाउंट अलग से निकाल के बनाया जाता है, और इस पैसे को, इस अमाउंट को जो रेडिली रिलीजेबल सिक्योरिटीज है, मतलब जिनको आप तुरंत मार्केट में जाके इनको सेल करके ला सकते हो, ऐसी सिक्योरिटीज में उनको इन्वेस्ट कर दिया जाता है पैसे को, ठीक है, जिससे कि वो डेफिनेट अमाउंट हमको मिल सके जो कि हमको रिडम्पशन के टाइम पे उस पर्टिकुलर डेट पे चाहिए। दिस अमाउंट केप्ट असाइड out of profits and invested in securities every year accumulate, and when the debentures are to be redeemed, the securities are sold and with the sale proceed debentures are redeemed। तो क्या कह रहा है कि इस प्रॉफिट में से जो एक अमाउंट हम अलग से रखते हैं, इस अमाउंट को हर साल सिक्योरिटीज में एक्युमुलेट कर लिया जाता है, इन्वेस्ट कर दिया जाता है, और डिबेंचर्स उस अमाउंट से रिडीम करने हैं, इसलिए उन सिक्योरिटीज को सेल कर दिया जाता है, जिससे कि वो सेल प्रोसीड मिल सके, वो पैसा मिल सके, उससे हम डिबेंचर को रिडीम कर सके। सिंस द सिक्योरिटीज ऑलवेज अर्न इंटरेस्ट, और हालांकि इन सिक्योरिटीज पे हमेशा इंटरेस्ट अर्न होता है, तो इट इज नॉट नेसेसरी टू प्रोवाइड फॉर द फुल अमाउंट नीडेड फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, समथिंग लेस विल डू। तो कह रहा है कि भाई जो सिक्योरिटीज हैं वो हर साल उन पर इंटरेस्ट मिलता जाता है और वो इंटरेस्ट उसमें एक्युमुलेट होता जाता है, इसलिए ज़रूरी नहीं है कि हम जितना हमारा डिबेंचर्स का अमाउंट है उतना सारा हम इन्वेस्ट कर दें, उससे कुछ कम अमाउंट में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाउ मच अमाउंट इज टू बी प्रोवाइडेड एवरी ईयर सो दैट अ गिवन अमाउंट इज अवेलेबल एट द टाइम एंड ऑफ अ गिवन पीरियड डिपेंड्स अपॉन द रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन सिक्योरिटीज। तो कितना अमाउंट हमने डिबेंचर के रिडम्पशन के लिए हमको नीड है, जिसकी उस अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए वो डिपेंड करेगा कि भाई हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है उन सिक्योरिटीज पे। दिस अमाउंट कैन बी असर्टेन फ्रॉम सिंकिंग फंड टेबल एज गिवन बिलो। तो ये इस अमाउंट को हम सिंकिंग फंड टेबल से भी हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज देखो फॉर 3 ईयर, क्योंकि 3 ईयर के बाद से ही जो हमारे डिबेंचर्स वगैरह हैं उन पे इंटरेस्ट मिलेगा। 3 ईयर अगर 3% के हिसाब से है तो 0.323540, 4th ईयर में 3% पे 0.239027 एंड 5th ईयर में 3% के हिसाब से 0.188350। इतना अमाउंट हर साल इंटरेस्ट क्यों लेस होता जा रहा है, क्योंकि जो हमारे डिबेंचर का अमाउंट है, ठीक है, जो वैल्यू है उसकी टाइम वैल्यू घटती जाती है, इसलिए डिबेंचर का इंटरेस्ट भी घटता जाता है। फिर 3.5 साल में देखो 3.5% से 3 ईयर 4 ईयर 5th ईयर तीनों का अमाउंट दे रखा है, ठीक है। 4% पे 3rd 4th एंड 5th ईयर का भी दे रखा है, एंड 4.5 यानी 4.5% के हिसाब से भी दे रखा है, 5% के हिसाब से भी दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से हम उस अमाउंट को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो अकाउंटिंग एंट्रीज क्या होंगी एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, ठीक है। फर्स्ट ईयर से ही वो अमाउंट हम सरप्लस अकाउंट से निकाल के सिंकिंग फंड अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, इसलिए फर्स्ट ईयर की जो है एंट्री आएगी वो है सरप्लस अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट, ठीक है, या डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट, इसको ये नाम भी देते हैं। तो हमारी एंट्री आएगी सरप्लस अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट। इसका मतलब क्या है कि हम एक अमाउंट सरप्लस अकाउंट से निकाल के सिंकिंग फंड अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। ये फर्स्ट ईयर की एंट्री है। उसके साथ ही फर्स्ट ईयर में एक एंट्री और आएगी फॉर द अमाउंट कैप्ट असाइड फॉर रिडम्पशन इन्वेस्टेड इन सिक्योरिटीज। जो अमाउंट हमने सरप्लस अकाउंट से निकाला था वही अमाउंट हम अब सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी कि उनसे हम सिक्योरिटीज खरीद रहे हैं, तो ये हमारा सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट बन जाता है, ठीक है। तो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इससे हमने क्या खरीद ली है, सिक्योरिटीज खरीद ली हैं। तो ये 2 एंट्री हमारे फर्स्ट ईयर में हो जाएंगी। उसके बाद एट द एंड ऑफ सेकंड एंड सब्सिक्वेंट ईयर, इसके बाद 2nd 3rd 4th 5th जितनी भी हमारे ईयर्स हैं उनमें जो हम अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं उसमें ये एंट्री आएगी फॉर द इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि फर्स्ट ईयर के एंड में ही हमको इंटरेस्ट रिसीव हो जाएगा, इसलिए जब वो इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट के नाम से ये इंटरेस्ट हम रिसीव करेंगे। और सेकंड एंट्री आएगी इंटरेस्ट ट्रांसफर्ड इन सिंकिंग फंड, और ऐसा होता है कि फंड का जो इंटरेस्ट होता है, फंड के पैसे का जो इंटरेस्ट आ रहा है वो फंड में ही इन्वेस्ट कर दिया जाता है।
तो इसलिए अगली एंट्री हमारी आती है इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट, यानी कि जो इंटरेस्ट हमारा उस सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट पे आया था वो हम सिंकिंग फंड अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, अगली हमारी एंट्री आती है फॉर एनुअल अमाउंट सेट असाइड, जो अमाउंट हम इस साल मतलब कि सेकेंड ईयर में जो अमाउंट हम सरप्लस से निकाल के सिंकिंग फंड अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उसके लिए वही एंट्री आएगी जो फर्स्ट ईयर में आई थी, सरप्लस अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट। और सेकेंड एंट्री भी सेम आएगी कि हम उस पैसे को हम बैंक अकाउंट इसमें इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, ये सब्सिक्वेंट ईयर्स के लिए आ गया। उसके बाद जब लास्ट ईयर यानी जिस साल डिबेंचर्स को रिडीम करना है हमने उस साल की एंट्रीज, तो ऑल द एंट्रीज एक्सेप्ट एंट्री नंबर 4 इन सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट ईयर्स, ठीक है, शुड बी पास्ड। एंट्री 4th is not passed as the debentures are to be redeemed, so no investment will be made, rather the securities will be sold। ठीक है, तो फर्स्ट 3 एंट्री है ना सेकेंड ईयर की, फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड, ये तीनों एंट्री हमारी भी लास्ट ईयर में भी आएंगी, लेकिन फोर्थ एंट्री नहीं आएगी, क्योंकि फोर्थ एंट्री उस अमाउंट की आएगी जिस अमाउंट से हमने उन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट को सेल कर देना है और डिबेंचर का रिडम्पशन करना है। तो देखो बेटा, फर्स्ट एंट्री हमारी आएगी सेल करने की एंट्री, जब हम उस सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट को सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट्स को हम सेल कर रहे हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ये हमारी रिवर्स एंट्री हो गई। सेकेंड एंट्री, अगर उस इन्वेस्टमेंट को सेल करने पर जो प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है उसकी एंट्री सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट। अगर नो सेल नो प्रॉफिट हुआ तो ये एंट्री आएगा, अगर लॉस हुआ है तो लॉस डेबिट में जाएगा, प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट क्रेडिट में जाएगा। ठीक है, तो फॉर अमाउंट ऑफ पेड टू डिबेंचर होल्डर टू रिडीम दैट डिबेंचर्स, तो डिबेंचर होल्डर को हम रिडीम कर रहे हैं, डिबेंचर को रिडीम कर रहे हैं, तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फिर है फॉर बैलेंस ऑफ सिंकिंग फंड ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व अकाउंट, उसके बाद जनरल रिजर्व अकाउंट में हम सिंकिंग फंड का जो बैलेंस बचा हुआ है वो हम इसमें ट्रांसफर कर रहे हैं, इसलिए सिंकिंग फंड अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट। ठीक है बेटा, तो ये हमारी एंट्रीज थी सिंकिंग फंड वाले की। अब हमारा लास्ट टॉपिक है, हमारा लास्ट टॉपिक क्या है, अगला मेथड इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड। तो जैसे सिंकिंग फंड बनता है ऐसे इंश्योरेंस पॉलिसी भी आता है। इसमें सिर्फ दोनों में फ़र्क क्या है कि सिंकिंग फंड मेथड में तो हम क्या करते हैं कि उस सिंकिंग फंड के पैसे को हम किसी सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर देते हैं, जो हमारी मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ होती हैं। लेकिन इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड में हम उस जो अमाउंट हमने उसमें रखा है, डिबेंचर के रखा है, उस पैसे का हम क्या करते हैं, उस पैसे को हम इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद लेते हैं और हर साल प्रीमियम के तौर पे हम उसको अमाउंट को हम पे भरते रहते हैं, और जिस साल वो पॉलिसी यानी कि डिबेंचर हमारे रिडीम होने होते हैं उस साल हम उस पॉलिसी को मैच्योर करवा लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमको पैसा मिल जाता है और उस पैसे से हम क्या करते हैं, डिबेंचर का रिडम्पशन कर देते हैं। ठीक है बेटा, एक लास्ट टॉपिक हमारा है ऑन डिबेंचर, 3 मार्क्स का आता है। डिबेंचर का रिडम्पशन वाला जो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है वहाँ पे। और ऑन डिबेंचर देखो, ऑन डिबेंचर का मतलब होता है अपने ही डिबेंचर। जब कोई कंपनी अपने ही डिबेंचर्स को ओपन मार्केट में परचेज कर लेती है तो ये कंपनी की जो है ये ऑन डिबेंचर कहलाते हैं, तो ये कंपनी की प्रॉपर्टीज बन जाती हैं। ठीक है, तो it has already been mentioned in this chapter that directors, if authorized by the terms of contract, can purchase debentures whenever they find the market price favorable to the company। तो कहता है कि भाई पहले ही इस बुक में हम मेंशन कर चुके हैं कि अगर कंपनी के जो टर्म्स हैं, ठीक है, डिबेंचर होल्डर के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह हैं उसके रूल अगर ये लिखा हुआ है कि भाई कोई कंपनी अपने डिबेंचर को किसी भी टाइम पे, ठीक है, विदाउट नोटिस या विद नोटिस अपने ही डिबेंचर को ओपन मार्केट में परचेज कर सकती है, तो कंपनी के पास ऐसा करने का राइट होता है। तो सच परचेज डिबेंचर्स कैन बी ईदर कैंसल्ड बाय द कंपनी और मे बी कैप्ड एज एन इन्वेस्टमेंट कॉल्ड ऑन डिबेंचर। तो इन डिबेंचर को हम ऑन डिबेंचर कहते हैं, और इन डिबेंचर्स को ही जो है कंपनी या तो उनको कैंसिल कर देगी या उनको इन्वेस्टमेंट के तौर पे अपने पास रखेगी और इसको वो एसेट साइड में शो कर देगी। ठीक है,
तो परचेज ऑफ ओन डिबेंचर्स वर टू बी ट्रीटेड इन अकाउंट्स इन द सेम वे एज एन ऑर्डनरी इन्वेस्टमेंट। तो जब इन ऑन डिबेंचर को परचेज करेंगे तो ये इसके एसेट बन जाएंगे और ऑन इन्वेस्टमेंट की साइड इनको हम शो करेंगे। तो इसकी एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट इन ऑन डिबेंचर अकाउंट या फिर ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन ऑन डिबेंचर्स account or simply on debenture account will be shown on the asset side of the balance sheet and debentures will continue to be shown on the liability side of the balance sheet। तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में इनको हम एज ए लाइबिलिटी ही शो करेंगे, लेकिन एसेट साइड भी इनको हम ऑन डिबेंचर के नाम से इनको शो करेंगे। ठीक है बेटा, तो एट द एंड एज एंड व्हेन द कंपनी वांट टू कैंसिल दीज इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और जब कंपनी चाहती है कि इन डिबेंचर को हम कैंसिल कर देंगे तो कैंसिलेशन की एंट्री क्या आ जाएगी, डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, अगर लॉस हो रखा है डेबिट टू ऑन डिबेंचर अकाउंट और प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट इफ प्रॉफिट हो रखा है। ठीक है बेटा, तो ये एंट्री आपने पास कर देनी है, इससे हमारे ऑन डिबेंचर जो है कैंसिल हो जाते हैं। तो ये जो हमारा एक डिबेंचर वाला चैप्टर था आज कंप्लीट हो चुका है। इसमें से रिडम्पशंस ऑफ डिबेंचर यानी कि जो वो सोर्सेस हैं, मेथड्स हैं, वो जरूर आएंगे। इसका एक लॉन्ग क्वेश्चन आप तैयार कर लेना। ठीक है, बाकी कल की वीडियो बताऊंगी।